संभावनाओं की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। 33 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 221 परियोजनाओं का लोकार्पण, यानी कुल 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1734 करोड़ है। बटन दबने के साथ ही मंच के दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि इन शिलापट्टों से अनावरण होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से इन लाभार्थियों को लाभ वितरित कर अनुग्रहित करें। सबसे पहले शिक्षा विभाग के अंतर्गत बाल वैज्ञानिक कुमारी पूजा पाल इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता 2021-22 में जनपद बाराबंकी की छात्रा पूजा द्वारा निर्मित मॉडल्स भूसा धूल पृथक्करण थ्रेशर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ और इनको सकूरा साइंस प्रोग्राम के तहत जापान भ्रमण कराया गया। कुमारी शिवानी देवी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री किशन कुमार जी। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। उम्मे हरम 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा में रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। कृषि विभाग के अंतर्गत श्रीमती रानी देवी जानवी मुक्ता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज योजना के अंतर्गत 32 लाख का अनुदान। ग्राम्य विकास के अंतर्गत श्रीमती सुंदरा जिनको 56,906 रुपए का चेक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र, जोरदार तालियां आपकी अपेक्षित हैं। NRLM के अंतर्गत श्रीमती अन्नपूर्णा जी 537 रिवॉल्विंग फंड 30,000 प्रति समूह की दर से 435 CSF की धनराशि। आप सभी की जोरदार तालियां इन लाभार्थियों के लिए। श्री अमन सिंह जी GMDIC 22 लाख रुपए का चेक इनको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। श्रीमती सुनीता देवी जी 5 लाख रुपए का चेक आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत कुमारी अदिति पटेल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा कोविड योजना के अंतर्गत जनपद में 18 वर्ष से कम आयु के 227 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इनको लैपटॉप और प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत ही कुमारी हिमांशी जी को स्कूल बैग और साथ में पठन सामग्री। आप सभी की लगातार तालियां, जोरदार तालियां हमारे इन सभी लाभार्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की पारदर्शी कार्यशैली और अहर्निश सेवा भाव से आज उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तम स्वास्थ्य, सर्व शिक्षा, आवास, रोजगार, चिकित्सा, सुरक्षा, सुशासन के साथ साथ स्वावलंबन के नवीन मार्ग प्राप्त हो रहे हैं। वहीं जन जन की आस्था को सम्मान भी मिल रहा है। प्रदेशवासियों को एक अपराध मुक्त और भय मुक्त समाज देने को संकल्पित तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत करें। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय एकता यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी,
प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, कुर्सी के लोकप्रिय विधायक श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक हैदरगढ़ श्री दिनेश रावत जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी, पूर्व सांसद श्री उपेंद्र रावत जी, पूर्व विधायक श्री शरद अवस्थी जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य हरगोविंद सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अरविंद मौर्य जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, संतोष सिंह जी, शशांक कुसमेश जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती राम कुमारी मौर्य जी, अम्बरीश रावत जी, शील रतन मिहिर जी, समारोह में उपस्थित बाराबंकी के प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी, जनपद बाराबंकी के मेरे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बंधुगण, भारी संख्या में उपस्थित बाराबंकी के सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, बाबा लोदेश्वर नाथ की इस पावन धरा को, जिस महादेवा के पावन स्थल को डबल इंजन की सरकार काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर में बदलने का कार्य कर रही है, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये महज संजोग नहीं बल्कि नए भारत का दिग्दर्शन कराने वाला वर्ष है, जब एक और भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर हमारा जनजातीय समुदाय को एक नई पहचान देने वाले राष्ट्र देश की स्वाधीनता की चेतना को जागरूक करने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरे देशवासियों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह वर्ष भारत के गणतंत्र के हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उसके भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं।
यानी एक साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था, और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित इस एकता यात्रा के दौरान कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा में शुभारंभ करने और बाराबंकी के नागरिकों को 1734 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं की, परियोजनाओं के प्रयास के लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक, यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे बाराबंकी वासियों को मैं इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, और यही कारण था कि उन्होंने भारत के खिलाफ भारत को अनेक प्रकार से बांटने की साजिश की थी, बांटने की साजिश की थी। और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है, गुलामी की दास्ता होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। यही मुगल काल में होता था, और यही ब्रिटिश सरकार भी भारत के अंदर करती थी। जो भारत लाखों हजारों वर्षों से एक रहा हो, अखंड रहा हो, लगातार ब्रिटिश कालखंड में उसके एक एक टुकड़े उससे अलग होते गए, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 14 अगस्त 1947 का था, जब भारत की दो भुजाओं को भारत से पृथक करके भारत पर एक बड़ी चोट ब्रिटिशर ने की थी। उनकी मंशा थी कि भारत को हम अलग अलग भागों में, अनेक भागों में विभाजित कर दें, जिससे भारत के नागरिकों के मन में एक खिन्नता पैदा हो कि भारत एक नहीं रह सकता। बहनों और भाइयों, ब्रिटिश सरकार ने कहा, उस समय घोषणा की थी कि भारत को हम आजाद करने वाले हैं, लेकिन भारत की आजादी की शर्त उन्होंने रखी कि भारत को दो भागों में बांटेंगे। देशी रियासतों को ये छूट देंगे कि उनकी मर्जी हो भारत में शामिल हो, उनकी मर्जी हो पाकिस्तान में शामिल हो, या उनकी मर्जी वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी, उनका दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था कि भारत की 563 रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने भारत का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भारत के नागरिकों के दिल में राज कर दिया।
याद करिए, उस समय जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम वे भारत गणराज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे, आनाकानी कर रहे थे। वे स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा उस समय इन दोनों से, कहा कि भाई बातों से मानोगे नहीं तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरा तरीके की आने के बाद क्या हुई कि हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब, दोनों भाग करके पाकिस्तान चले गए। बहनों और भाइयों, आपके बगल में मोहम्मदाबाद भी है। यह आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। उन सेकुलरिस्टों के आंखों में जहां धूल झोंकी हुई है उनको बताइए, यही मोहम्मदाबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष बनकर के पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाता था। संपत्ति भारत की, और भारत की संपत्ति को भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर आपकी मोहम्मदाबाद है, और उसके द्वारा जो शरारत की जा रही थी, और वह भाग करके पाकिस्तान भी चला गया था। वह पाकिस्तान भी चला गया था। आज भले ही जब पाकिस्तान में दुर्गति हुई, आज भले ही उसके वर्तमान के वंशज फिर से भारत के अंदर हाथ पैर मार रहे हों, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है, और शत्रु संपत्ति पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय एकता ये केवल एक शब्द नहीं, हम सबकी आन बान और शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, यह देखने के लिए इस प्रकार की केवल एक घोषणा नहीं है, ये महज संजोग नहीं कि जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तब भारत के राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत का वाचन अभी हम लोगों ने इस मंच पर किया है, हजारों की भीड़ राष्ट्रगीत के साथ सावधान की मुद्रा में रह करके, सम्मान दे करके गायन के साथ जुड़ रहा था। आपने देखा होगा, ये वही गीत है जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था। राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया, और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। और उसी भाव के लिए आज
वंदे मातरम को भी 150वें वर्ष में अभी 7 नवंबर को एक समारोह में प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। लेकिन आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को, महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। याद करिए, जिस गीत को स्वयं स्वर दिया हो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस गीत का विरोध किया जा रहा है। भारत का क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के फंदे पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति को जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। याद करना, है देश का इतिहास इस बात का गवाह है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो देश गुलाम हुआ, ये ऐसे ही नहीं गुलाम हो गया था।
पहले इस देश में आकर के विदेशी ताकतों ने, विदेशी विधर्मियों ने इस देश में आकर के पहले हमें आपस में लड़ाने का काम किया था, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया था, जातीय सेनाएं खड़ी की थी। ये जातीय सेनाएं ऐसे ही लड़ा करके पूरी ताकत को कमजोर कर दी और बाद में फिर बीच में घुस करके एक पक्ष को अपने साथ जोड़ करके ये दिखाने का कार्य करती थी कि वह उनके हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में हितैषी नहीं थे, वह तो देश पर काबिज करने के लिए आए थे। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल पढ़ने की नहीं, आत्मावलोकन का एक अवसर भी हम सबको देता है। इतिहास की गलतियों का परिमार्जन जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए और इतिहास